नमस्कार दोस्तों। मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है अपने शिक्षण अभिक्षमता, जो कि अपने बीएसटीसी और पीटीटी जो प्रवेश परीक्षा है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि आपको विदित है, हमने इसकी पहले चर्चा भी की थी। इसमें शिक्षण अभिक्षमता में पिछले 1-2 वर्षों से शिक्षा शास्त्र से प्रश्न बनने लगे हैं और मनोविज्ञान से प्रश्न बनने लगे हैं। तो उनको समझते हुए हल करना ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज हम अपनी कक्षा में उन्हीं की चर्चा करेंगे और उनको एक प्रॉपर तरीके से हल करते हुए और समझते हुए हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपने शिक्षण अभिक्षमता में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अर्थात जब भी हम किसी तथ्य को या किसी जानकारी को सीखते हैं तो वो सीखना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो ये जो साइकिल चलाना है ये उसका अधिगम है। कोई बालक नृत्य करना सीखता है, ये नृत्य सीखना उसका अधिगम कहलाता है। कोई गाना सीखता है, गाना उसका अधिगम है। आप किसी विषय को सीखते हैं, उस विषय को सीखना भी अधिगम कहलाता है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हम सीखते हैं। छोटा बच्चा है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। ये सभी जो सीखने के कार्य हैं ये अधिगम कहलाते हैं। इसीलिए हमने कहा अधिगम या लर्निंग। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें पहली ही बात हमने लिखी है, अधिगम का अर्थ है सीखना। यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसे ही अधिगम कहा जाता है। इसके बाद इसको हमने थोड़ा विस्तृत रूप में लिखा है। कैसे लिखा है? अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यानी अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वे अधिगम कहलाते हैं। अब अनुभव कैसे? कोई भी चीज हम जब सीखते हैं तो उस सीखने में हमारा अनुभव काम करता है, या कहें कि हम कुछ न कुछ अनुभव करके सीखते हैं। और जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो देखें हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे मान लो हम किसी कार्य को सीख गए, अब वो कार्य हमारे व्यवहार में जुड़ गया, यानी अब हम उस कार्य को करते हुए व्यवहार कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि यहाँ हमारे व्यवहार में क्या हो चुका है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है। इसे ही कहते हैं अधिगम। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि मान लो जैसे कोई विद्यार्थी है, वो सत्य बोलना सीख गया। हमने उसको कुछ ज्ञान दिया, कुछ शिक्षा दी, उसके उपरांत वो सत्य बोलना सीख गया। यानी सत्य बोलने का जो कार्य है वो अब उसके व्यवहार में आ चुका है और उसने उसके व्यवहार में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो इसे ही कहते हैं हम व्यवहार में परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन। किसके द्वारा हुआ? अनुभवों के द्वारा। और इस कार्य को हम कहते हैं अधिगम। तो अधिगम को हमने दो तरीके से कहा। अधिगम का शाब्दिक अर्थ देखें तो अधिगम का अर्थ है सीखना। इसके बाद दूसरे तरीके से थोड़ा विस्तृत देखें तो अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। देखें इसमें अब हम
इसकी कुछ परिभाषाएं लेते हैं। ये परिभाषाएं आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि परिभाषाएं हमारे नहीं आएगी। परिभाषाएं में इसलिए लिखा रहा हूं आपको, ताकि इनको पढ़ के आप अधिगम का अर्थ समझ सकें कि वास्तव में अधिगम होता क्या है। तो हम समझते हैं अधिगम का अर्थ परिभाषाओं के द्वारा। पहली परिभाषा लेते हैं हम क्रो एंड क्रो की। ये बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक है। इनकी परिभाषाएं बहुत जगह हमें देखने में मिल जाती है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्या? अर्जन का अर्थ ग्रहण करना। किनको ग्रहण करना? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को ग्रहण करना। जैसे यदि हम किसी आदत को ग्रहण कर लेते हैं, कोई आदत हम सीख लेते हैं, या हमारे अंदर कोई आदत आ जाती है, तो वो भी क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। इसके बाद कोई ज्ञान हमारे भीतर आ जाता है, किसी ज्ञान को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद देखें अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का अर्थ है दृष्टिकोण या नजरिया। किसी चीज के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मत देना, यह अभिवृत्ति होती है। इसका आगे जाके विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो कोई दृष्टिकोण हमारे भीतर आ जाता है किसी चीज के प्रति, तो वो भी अभिवृत्ति भी हमारे अधिगम के अंतर्गत आती है। ऐसा क्रो एंड क्रो कर रहे हैं। क्या क्या ग्रहण करना? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन या ग्रहण करना ही क्या है? अधिगम है। तत्पश्चात अगली परिभाषा हम लेते हैं गेट्स एवं अन्य के अनुसार। ये क्या कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन किसके द्वारा? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। अनुभव के द्वारा परिवर्तन होना या प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तन होना। बहुत सी चीजें हम अनुभव से सीखते हैं। जैसे हमने अनुभव किया कि झूठ बोलने से व्यक्ति की मान्यता कम होती है, या झूठ बोलने से व्यक्ति का सम्मान कम होता है। ये चीज हमें समझ में आ गई। इसे भी हम अधिगम कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यार झूठ बोलने से व्यक्ति की मान्यता कम होती है, व्यक्ति का सम्मान कम होता है। ये हमने कैसे सीखा? तो ये हमने अनुभव करके सीखा। विभिन्न व्यक्तियों से हमने व्यवहार करते हुए इसका क्या किया? अनुभव किया। और अनुभव करके हम सीखे कि यार ये तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो जो होते हैं उनकी तो रेस्पेक्ट कम होती है, या कहें कि उन व्यक्तियों की मान्यता कम होती है। प्रशिक्षण द्वारा कैसे? ये एक एक उदाहरण ले रहे हैं। प्रशिक्षण इंग्लिश में बोले तो ट्रेनिंग। बहुत सी चीजें हमें क्या है कि क्रियाविधि द्वारा करनी होती है, क्रियाविधि द्वारा करके सीखनी होती है। जैसे साइकिल चलाना सीखना। अब साइकिल चलाना कोई हमें बैठे बैठे तो बता ही नहीं सकता कि ऐसे करना, इसको हैंडल को ऐसे पकड़ना, ऐसे पेडल घुमाना, ऐसे बैलेंस बनाना। वो ऐसे कहेगा तो वैसे तो हमें कोई चीज सीखने में आएगी नहीं। उसको तो हमें खुद साइकिल चला के ही सीखना पड़ता है। तो जब हम किसी कार्य को इस प्रकार करके सीखते हैं, तो उसका हमें लेना पड़ता है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण द्वारा जो कार्य सीखते हैं वो भी अधिगम के अंतर्गत आते हैं, और उनसे भी हमारे व्यवहार में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। नृत्य सीखते हैं, नृत्य सीखने का भी हम क्या लेते हैं? प्रशिक्षण लेते हैं। और आगे जाकर हम शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक बनने का भी हमें प्रशिक्षण ही लेना पड़ेगा। तो गेट्स और अन्य कहते कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। इसके बाद देखें क्रोनबेक ने भी कुछ ऐसा ही कहा। क्रोनबेक क्या कहते हैं कि अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। इन्होंने अनुभव शब्द के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन बताए। और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको कि जहां अधिगम हो रहा है, अधिगम में एक शब्द अवश्य याद रखें, अनुभव। हमने यूनिवर्सली
जो अपने एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स में परिभाषा मिलती है, वो परिभाषा यही है कि अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। और इस परिभाषा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अनुसार है। उन्हीं को हमने यहाँ स्पष्ट किया। तो ये अधिगम की हमने परिभाषाएं समझी। मैं फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये परिभाषाएं हमने अधिगम का अर्थ समझने के लिए पढ़ी है। पुनः एक बार देखें, अधिगम क्या है। अधिगम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। ध्यान से सुने, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। जब हम अपने जीवन में कोई चीज सीखते हैं तो वो अधिगम कहलाता है। इसके बाद हमने कहा अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। यानी किसी चीज को हम अनुभव द्वारा ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं, या कहें कि वो जो ज्ञान हमने ग्रहण किया वो हमारे व्यवहार में आ गया और हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो इसे हम कहेंगे अधिगम। फिर हमने चर्चा की परिभाषाओं की। परिभाषाएं अधिगम को समझने के लिए ली है हमने। पहली परिभाषा ली क्रो एंड क्रो के अनुसार। इस परिभाषा में कहा गया है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यानी हम किसी आदत को ग्रहण करते हैं, किसी चीज का ज्ञान ग्रहण करते हैं या कोई अभिवृत्ति ग्रहण करते हैं तो वो हमारा अधिगम कहलाती है। कोई आदत हमारे भीतर आ गई, कोई ज्ञान आ गया, कोई दृष्टिकोण आ गया, तो वो अधिगम है। गेट से हमने क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम हैं। किस किस के द्वारा? अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम कहलाते हैं। क्रॉनबेक क्या कहते हैं? अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो अधिगम कहलाते हैं। यदि किसी कारणवश या संयोगवश परिभाषा बन भी गई तो आपको केवल ये दो परिभाषाएं ये दो परिभाषाएं याद रखनी है। अधिगम की बहुत सारी परिभाषाएं बन सकती है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो परिभाषाएं हैं। इन्हीं से प्रश्न बनेगा यदि आपके परिभाषा में से प्रश्न बनता है अपने बीएसटीसी और पीटीटी के लिए। इसके बाद हम बिंदु लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या है? यदि अधिगम में से प्रश्न बनता है, सामान्यतः अपने अधिगम में से प्रश्न बनते ही हैं और अधिक संभावना है कि अधिगम में से प्रश्न बनेगा तो हमारे बनेगा अधिगम की विशेषताओं में से। यदि आपके अधिगम की विशेषताएं समझ में आ गई तो अधिगम का प्रश्न हमारे बिल्कुल सही जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। देखें अधिगम की विशेषताएं। पहली विशेषता देखें, उसको हम व्यवहारिक समझते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि हमारे जीवन के कौन से काल के दौरान, जीवन के किस अवस्था में अधिगम होता है या हम कोई चीज सीखते हैं, तो निसंदेह हमारा जवाब होगा कि हम तो जीवन की प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम जन्म से ही सीखने लग जाते हैं और मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। और इसके संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथन भी कहा था कि व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी होता है क्योंकि मृत्यु भी हमें कुछ सिखा कर जाती है। इस कथन को बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल सत्य कथन है। व्यक्ति पूरे जीवन काल के दौरान कुछ ना कुछ अवश्य सीखता रहता है। यानी पूछा जाए कि अधिगम किस अवस्था में होता है तो हमारा उत्तर होगा कि जीवन की सभी अवस्थाओं में अधिगम होता रहता है। तो पहली ही विशेषता है कि अधिगम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी जन्म से अधिगम
स्टार्ट होता है और पूरे जीवन काल तक अधिगम चलता रहता है, सीखने का काम चलता रहता है। फिर कहें कि अधिगम में ऐसा है कि अधिगम किस अवस्था में किस प्रकार चलता है, कहाँ रुकता है, कहाँ चलता है, तो हम कहेंगे कि अधिगम के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। इसके बाद देखें, पूछा जाए कि अधिगम कहाँ होता है, तो देखें अधिगम जो होता है वो हमारे आसपास के वातावरण में होता है। हम जो भी चीजें सीखते हैं कहाँ सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं। तो यदि पूछा जाए कि अधिगम कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा कि अधिगम जो होता है वो हमारे वातावरण में होता है। इसी कारण कहा गया है इसकी एक विशेषता में कि अधिगम वातावरण की उपज है। यानी अधिगम कहाँ उत्पन्न होता है, अधिगम कहाँ होता है, वातावरण में होता है। इसके बाद पूछा जाए कि अधिगम किस क्षेत्र में होता है, क्या अधिगम शिक्षा में होता है, या अधिगम खेल में होता है, या अधिगम मोबाइल या कंप्यूटर की दुनिया में होता है, या अधिगम परिवहन यातायात संसाधन बस ट्रक कार मोटरसाइकिल इनमें होता है, या अधिगम चित्रकला में होता है, या अधिगम किसी अन्य हस्तकला में होता है। अधिगम होता है तो किस में होता है, तो हमारा उत्तर होगा कि अधिगम का अर्थ है सीखना, और सीखना तो इन सभी क्षेत्रों में होता है। हम पढ़ाई के क्षेत्र में भी सीखते हैं, खेल के क्षेत्र में भी सीखते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल के क्षेत्र में भी सीखते हैं, हम चित्रकला के क्षेत्र में भी सीखते हैं, कोई और हस्तकला है वहां भी हम सीखते हैं, अपने जीवन की बहुत सी आदतों को भी हम सीखते हैं। तो हम कहेंगे कि अधिगम या जो सीखना है वो किसी एक क्षेत्र में नहीं होता है, अपितु अधिगम तो सभी क्षेत्रों में होता है। और सभी क्षेत्रों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का अर्थ वैसे तो समस्त समस्त भूमि या पृथ्वी है, लेकिन इसका अर्थ हम लेंगे सार्वभौमिक यानी सभी क्षेत्रों से संबंधित, यानी हम प्रत्येक क्षेत्र में अधिगम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक विशेषता निकल कर आती है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का अर्थ है कि अधिगम सभी क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है, वो चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हस्तकला हो, या चित्रकला हो, या यातायात संसाधनों को चलाना हो, या अन्य कला नृत्य हो, संगीत हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है, या कहें अधिगम हो सकता है। तो अधिगम क्या हो गई, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई, प्रत्येक क्षेत्र में हम अधिगम कर सकते हैं। तत्पश्चात देखें, कोई पूछे कि अधिगम अच्छा होता है या अधिगम बुरा होता है, यह कहें कि अधिगम अच्छी चीजों का होता है या बुरी चीजों का होता है, या कहें कि अधिगम यदि अच्छी चीजों का होता है तो हम कह देंगे अधिगम सकारात्मक होता है, और यदि कहें कि अधिगम बुरी चीजों का होता है या बुरी बातों में अधिगम होता है तो हम कह देंगे अधिगम नकारात्मक होता है। अब कोई पूछे कि हम अधिगम यानी सीखने में अच्छी चीजों को सीखते हैं या बुरी चीजों को सीखते हैं, तो फिर उत्तर आएगा कि हम तो अच्छी चीजें भी सीखते हैं और बुरी चीजें भी सीखते हैं। कैसे, सत्य बोलना सीखे यानी हमने अच्छी चीजें सीखी, तो अधिगम क्या बन जाएगा फिर, सकारात्मक। यदि झूठ बोलना सीखे तो वो भी तो अधिगम होगा, तो फिर हम कहेंगे कि अधिगम क्या बन जाएगा फिर, नकारात्मक। इसके अलावा देखिए, यदि हम दूसरों की सहायता करना सीखे तो सकारात्मक अधिगम हो गया। यदि हम दूसरों को परेशान करना सीखे या चोरी करना सीखे तो वो अधिगम क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। इसके अलावा देखें, यहाँ पे फिर हम सार के रूप में समझते हैं कि अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है।
अब यहाँ पे कुछ सकारात्मक और नकारात्मक को कुछ जगहों पे इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है कि सकारात्मक का अर्थ तो है किसी चीज को सीखना, और नकारात्मक का अर्थ होता है अनअधिगम, यानी सीखने की विपरीत। सकारात्मक का अर्थ तो क्या है, सीखना, और नकारात्मक में क्या लिया जाता है कि किसी सीखी हुई चीज को विस्मृत कर देना, उसको भी अधिगम कहा जाता है। कुछ जगहों पे इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है। परंतु देखें दोस्तों, आपका जो स्तर है वो अधिक कठिनाई का स्तर नहीं है, तो उस संदर्भ में आपके चर्चा बहुत कम चांस से होगी या कहें नहीं होगी। और यदि हुई तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि नहीं सीखना, या कहें कि अनअधिगम, या कहें कि सीखे हुए को विस्मृत कर देना, वो भी अधिगम कहा जाता है कुछ व्यक्तियों द्वारा। पर हम सार्वभौमिक रूप से तो केवल यही पढ़ेंगे कि सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की चीजों का हम अधिगम करते हैं, तो अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नंबर 6 जो विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बीएसटीसी में यह प्रश्न बन भी चुका है कि अधिगम क्या है। ये एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया के बाद का उत्पाद है। अब प्रक्रिया और उत्पाद क्या होता है पहले तो ये समझें। जैसे मान लो मैं कोई चित्र बना रहा हूं, तो अभी चित्र बना रहा हूं वो तो क्या चल रही है, प्रक्रिया। और जब मैं चित्र बना के फ्री हो गया, तो फिर जो चित्र बन गया वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम सीखने की प्रक्रिया में चल रहे होते हैं या जब हम सीख रहे होते हैं वो अधिगम होता है, या जब हम सीख जाते हैं वो अधिगम होता है। यानी हम जब सीख रहे हैं, यानी हम मान लो साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है साइकिल चलाना सीखने के लिए, वो अधिगम है, या फिर हम चलाना सीख गए वो अधिगम है। चलाने की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, प्रक्रिया, और चलाना सीख गए वो क्या कहलाता है, उत्पाद। तो इसमें ज्यादा न उलझना, आप सीधा याद रखना, अधिगम अगर ऐसा पूछा जाए तो अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। अधिगम क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। हमने दो जगह यहां भी देखा, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, यानी अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। जैसे मान लो कोई बालक नृत्य सीख रहा है, अभी वो सीख रहा है, तो ये तो है प्रक्रिया। और जब वह नृत्य सीख चुका तो वो क्या है, उत्पाद। तो हम अधिगम किसको कहेंगे, हम अधिगम कहेंगे प्रक्रिया को। प्रक्रिया क्या, जब व्यक्ति सीख रहा होता है वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। इस विशेषता के अलावा जहां भी हम अधिगम शब्द का प्रयोग करेंगे, अधिगम का अर्थ सीखना लेंगे, और सीखने की क्या लेंगे, प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम। अब देखिए अधिगम कैसे होता है, क्या क्या साधन है अधिगम के। एक तो है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ है नकल। हम किसी का अनुकरण करके सीखे या नकल करके सीखे तो वो भी अधिगम का साधन है। जैसे बहुत सी चीजें हम नकल करके सीखते हैं। नृत्य सीखते हैं तो नृत्य में हम किसी दूसरे का अनुसरण ही तो करते हैं। जैसे जैसे वो शरीर के अंगों को संचालित करता है, हम भी ठीक उसी प्रकार अंगों का संचालित करते हैं। तो नृत्य सीखना किसके द्वारा होता है, अनुकरण द्वारा हो गया, नकल द्वारा हो गया। इसके अलावा हम सीखते हैं अभ्यास द्वारा। अनुकरण के अलावा सीखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अभ्यास की भी जरूरत पड़ती है बहुत सी चीजों में। जैसे मान लो हमें गणित का कोई प्रश्न हल करना सीखना है, या गणित की कोई प्रमेय सीखनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। या मान लो हमें साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाना सीखने का भी हमें क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो ये भी हो गया अधिगम का साधन। यानी अधिगम किसके द्वारा होगा, क्या साधन है, वो है अभ्यास। एक है अनुभव। बहुत सी चीजें हम अनुभव से भी सीखते हैं। मैंने अभी उदाहरण भी बताया था आपको शुरू में,
कुछ चीजें हम अपने अनुभव से अनुभव करके सीखते हैं। जैसे हमने अनुभव किया कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का सम्मान कम होता है, मान्यता कम होती है। ये चीज हम किसके द्वारा सीखे? ये चीज सीखे हम अपने अनुभव द्वारा। तत्पश्चात एक साधन है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। हम जो भी शारीरिक प्रशिक्षण लेते हैं वहां पे प्रशिक्षण के द्वारा ही सीखते हैं, उसमें आता ही प्रशिक्षण है। इसके अलावा मान लो हम कार चलाना सीखते हैं, कार भले ही हम अभ्यास के द्वारा करते हैं, कार चलाना सीखने का कार्य है, लेकिन उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो कार चलाना सीखने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रशिक्षण वहां होता है जहां हमें कोई चीज करके सिखाई जाती है। जैसे कार चलाना सीखे तो ऐसा तो है ही नहीं कोई हमें बैठे बैठे बता दे कि स्टेयरिंग को ऐसे घुमाना, गियर शिफ्ट ऐसे करना, क्लच ब्रेक वगैरह का यूज ऐसे करना और कार चलाना। ऐसे बताने पर हमें कार चलाना सीखना नहीं आएगा। उसके लिए कोई व्यक्ति बैठकर हमें ट्रेनिंग देगा, यानी प्रशिक्षण देगा, तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसके द्वारा सीखी जाती है? प्रशिक्षण द्वारा सीखी जाती है। तो ये सभी कहलाते हैं अधिगम के साधन। क्या क्या साधन हुए अधिगम के? मुख्य रूप से हमने चर्चा की अनुकरण द्वारा, नकल करके किसी की, अभ्यास करके, अनुभव द्वारा और प्रशिक्षण लेकर। ये सभी क्या है? आदि अधिगम के साधन है। इसके बाद देखें अधिगम उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। एक विशेषता ये भी आती है। उद्देश्य पूर्ण कैसे? हम अधिगम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। किसी न किसी उद्देश्य के लिए हम अधिगम जरूर या कहें कि अधिगम के लिए किसी न किसी उद्देश्य का निर्धारण हम जरूर करते हैं। तो ये बिंदु हमें याद रखना है कि अधिगम उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। जब हम अपनी तरफ से अधिगम करेंगे तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। यहाँ अधिगम के साधनों में एक साधन आप और जोड़ सकते हैं, अवलोकन। अवलोकन या कहें किसी को देखकर सीखना। जैसे मान लो हम कोई चीज, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे खाना बनाना सीखते हैं। तो खाना बनाना सीखने के लिए हम पहले क्या करते हैं? जो व्यक्ति पहले से खाना बनाना जानता है उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार खाना बना रहा है, कौन सा कार्य किस समय कर रहा है, कौन सी चीज किस समय डाल रहा है। तो उसके द्वारा भी अधिगम होता है। तो हम कहेंगे कि अधिगम का एक साधन क्या है? अवलोकन। अवलोकन का अर्थ है देखना। बहुत सी चीजों को हम देखकर भी सीखते हैं। देखकर ही तो बहुत सी चीजों को सीख, जैसे हमने सीखा, कोई चीज सीखी कि ये जो पक्षी होते हैं ये पक्षी पंखों से उड़ते हैं। ये चीज बालक ने देखी पक्षियों को उड़ते हुए देखकर कि ये देखो ये पक्षी पंखों से उड़ रहे हैं। तो ये हमने देखकर सीखा। तो बहुत सी चीजें हम देखकर भी सीखते हैं। तो ये अवलोकन एक अधिगम का साधन हो गया। तो ये हुई आपके अधिगम की विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बार फिर से रीडिंग लगाएंगे इनकी। देखें, अधिगम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, यानी आजीवन व्यक्ति अधिगम करता रहता है, सीखता रहता है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम लगातार चलता रहता है। इसके बाद देखें, अधिगम वातावरण की उपज है, यानी अधिगम कहाँ पे होता है? हमारे वातावरण में होता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, अपितु अधिगम अनेक क्षेत्रों में होता है, या कहें कि सभी क्षेत्रों में अधिगम हो सकता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है। अधिगम अच्छी चीजों का भी होता है और बुरी चीजों का भी होता है। तो अधिगम सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अधिगम यानी सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। जब हम सीख रहे होते हैं तो उस दौरान जो प्रक्रिया चलती रहती है वो क्या है? अधिगम है। अधिगम के साधन देखे कि अधिगम किन किन साधनों से होता है, किन किन के द्वारा हम अधिगम कर सकते हैं। तो हमने देखा अनुकरण, किसी की नकल करके, अवलोकन, किसी को देखकर,
अभ्यास अभ्यास करके, अनुभव अपने अनुभव द्वारा या प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग लेकर आदि के द्वारा हम अधिगम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अधिगम क्या है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, यानी अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा अधिगम, अधिगम का अर्थ, परिभाषा और अधिगम की विशेषताएं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली कक्षा में हम कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आप इन्हें ध्यान से समझते हुए पढ़ना, इनको नोट भी कर लेना। ये जो सारा मैटर है आप बोर्ड पर से इनको नोट कर लेना और एक बार इनका अध्ययन करना, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर तथ्य को हम समझते हुए पढ़ेंगे और इसके साथ हम और भी टॉपिक लेंगे। आपको सारा मैटर यहाँ विस्तृत रूप से मिलेगा, पूरा मैटर मिल जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें, आपको ऑनलाइन सारी सुविधा मिल जाएगी। यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। इसके अलावा किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। आपको बाकी की कक्षाएं भी अटेम्प्ट करनी है और इसमें सारी शिक्षण अभिक्षमता आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य विषयों का अध्ययन भी अपने चैनल पर है। इसके साथ विभिन्न प्रकार के विषयों की अध्ययन सामग्री हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखी है, सुरभि क्लासेस सुल्तानपुर नाम से। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा अपने यूट्यूब चैनल सुरभि क्लासेज, यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।